हेलो स्टूडेंट्स। आज 15 मई 2020। बच्चों, देखिए आप लोग ग्रुप में एक्टिव नहीं हैं। मुझे मैं सवेरे से अपने ये कुछ क्वेश्चंस छांट के उनको तैयार कर रहा था। उनको ऐसे मेथड से हल कर रहा था कि आपको समझ में आए। सभी स्टेप्स मैं उसमें लिख रहा हूँ। तो बहुत कम बच्चे इसमें रिएक्ट कर रहे हैं, बहुत कम बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और वो जो हैं भी जुड़े हुए ग्रुप में वो केवल प्रेजेंट तक सीमित हैं। बच्चों, मैं आप लोगों के कोई मुझे शौक नहीं है कि आप परेशान हो दिन भर। मैं ये नहीं कह रहा हूँ। आप 2 घंटे का समय दीजिए, अपना कुछ क्वेश्चन सॉल्व भी कीजिए। कोई सॉल्व अगर आपको सॉल्यूशन में दिक्कत आ रही है तो आप उसको ग्रुप में रखिए, शेयर कीजिए। मैं उसको और अच्छी तरह समझाऊंगा। हो सकता है जो मैंने बताया हो आपके समझ में वो नहीं ना आ पाया हो, तो अब मैं उसमें उस स्टेप को और अच्छी तरह से दोबारा भेज सकता हूँ आपके पास ना। यही मैं कर सकता हूँ जब आप मुझे सहयोग करेंगे। मैंने ग्रुप बहुत पहले बना दिया है, 17 16 या 17 अप्रैल को एक ग्रुप बन गया था। मैंने उसमें इतने बच्चे जोड़े थे पहले, पूरे क्लास के लगभग। वो तो पहले तो कुछ के नंबर ही व्हाट्सएप पर नहीं आ पाए, और जो आए उनमें से एक अभी हर्षित बिष्ट वो जोड़ा था। पढ़ने के लिए मैंने जोड़ा, कोई मैं गलत बात है इसमें सिखा नहीं रहा हूँ। ग्रुप में आप लोगों को विषय से रिलेटेड चीज़ें बताई जा रही हैं, तो आप और वो बच्चा जो है एग्जिट हो गया, ग्रुप से बाहर निकल गया। चलो, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो बच्चे जो जुड़े हुए हैं, कुछ बच्चे काम भी कर रहे थे बीच में 1 2 दिन से। कल से मैं देख रहा हूँ कि 2 3 बच्चे जो बिल्कुल एक्टिव थे वो भी या तो उनको ज़्यादा लग रहा है कि कोर्स ज़्यादा हो गया। बेटा, मैंने कोर्स ज़्यादा वाली बात नहीं, इसमें 10th जो एग्ज़ाम देने वाले बच्चे हैं वो भी जुड़े हुए हैं। उनका अभ्यास हो जाए, वो टच में आ जाए दोबारा एक बार एग्ज़ाम तक। मैं तब ये थोड़ा स्पीड बढ़ा के कर रहा हूँ। आप लोग शुरू के जो 2 3 चैप्टर की 3 4 चैप्टर के आपने पूरे सवाल नहीं किए होंगे, उन्हीं को हल कीजिए, उन्हीं को आप ग्रुप में शेयर कीजिए। वहीं से कोई चीज़ पूछनी है पूछिए, ठीक है। तो चलिए बच्चों, आज मैं जो कल आपको बता रहा था वृत्त वाले चैप्टर से प्रश्नावली 10.2, इसका 5वां प्रश्न बता रहा हूँ। चौथा प्रश्न मैंने कल हल कराया था। 5वां जो प्रश्न है वो है, प्रश्न सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। ये कह रहा है कि एक स्पर्श रेखा दी है एक वृत्त की किसी बिंदु पर। वृत्त पर एक बिंदु है, वहां स्पर्श रेखा खींची हुई है, ठीक है ना। अब स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर अगर हम लंब रेखा खींचें तो वो लंब केंद्र ओ से होकर जाएगा। ये हमें सिद्ध करना है। तो हमें दिया क्या हुआ है, मैंने मान लिया एक वृत्त खींचा है मैंने यहाँ पर, उसका केंद्र ओ मान लिया है, और वृत्त पर एक बिंदु पी लिया हुआ है, और पी पर स्पर्श रेखा ए पी बी या ए बी खींच दी गई है, ठीक है। हमें सिद्ध करना है स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर डाला गया लंब वो वृत्त के केंद्र से होकर जाएगा। तो बच्चों, यहाँ पर ये सवाल देखिए, मैंने एक लंब खींचा हुआ है, वो तो केंद्र से ही खींच दिया हमने ओपी। तो हम यहाँ पर थोड़ा सा अपने एक दूसरे मेथड का यूज करेंगे। पहले हम ये मान लेंगे कि माना ये लंब जो है केंद्र से होकर नहीं जा रहा है। स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब स्पर्श बिंदु से वो केंद्र से होकर नहीं जा रहा है, मान लेते हैं हम, ठीक है। विरोधाभासी मान लिया हमने। तो यहां पर एक रचना हमने कर ली। स्पर्श बिंदु पी से खींचा गया लंब ओ से नहीं जा रहा है, ये मान लिया है। मान लेते हैं ये एक दूसरा बिंदु हमने मान लिया वृत्त के अंदर ओ डैश से होकर जाता है। स्पर्श बिंदु से खींचा गया लंब हमने केंद्र ओ से नहीं जा रहा है, मान लेते हैं दूसरे बिंदु ओ डैश से होकर जा रहा है, ये मान लिया हमने, ठीक है। फिर हमने ओ डैश पी को मिला दिया, ठीक। ये रचना कर ली हमने। अब बच्चों यहां पर देखिए, यहां पर हमने क्या माना है कि स्पर्श बिंदु पी से होकर जाने वाला लंब बिंदु ओ डैश से होकर जा रहा है। तो मैंने आपको एक चीज बताई है, तो मैं बताई थी 10.1 प्रश्नावली से पहले। क्या बताई थी वो, ये बताया था कि किसी वृत्त के हम जब स्पर्श रेखा खींचते हैं उसके स्पर्श बिंदु से लंब खींचा जाता है, तो वो लंब हमेशा स्पर्श रेखा पर 90 अंश का कोण बनाता है। लंबी हो, लंब माने 90 अंश का कोण, मतलब स्पर्श बिंदु पी से होकर जाने वाला लंब हमने कहां से मान लिया, अभी हम केंद्र से नहीं मान रहे उसको, ओ डैश अलग बिंदु ले लिया मैंने, वहां से होकर जा रहा है लंब, मतलब ओ डैश पी लंब हो गया किस पर, स्पर्श रेखा ए बी पर, है ना। ओ डैश पी लंब हो गया ए बी पर, ये हमने मान लिया है। तो ये अगर लंब है तो आधार पी बिंदु पर 90 अंश का कोण बनाएगा। इसका मतलब कोण ओ डैश पी बी 90 अंश होगा। लंब है तो 90 अंश का ही कोण बनाएगा। इसको मैंने क्वेश्चन नंबर 1 मान लिया। बात समझ में आ रही है आपके, ठीक है।
अब ओ तो वृत्त का केंद्र है ही, इस वृत्त का केंद्र, ठीक है ना। और हम जानते हैं कि वृत्त के केंद्र को जब हम स्पर्श बिंदु से मिलाते हैं, मतलब केंद्र से जो रेखा जाएगी परिधि तक वो त्रिज्या होगी, मतलब स्पर्श बिंदु से खींची की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। हमने ये प्रमेय तो पढ़ी ही है, ठीक है। मतलब वृत्त के केंद्र को स्पर्श बिंदु से मिलाने वाली रेखा स्पर्श रेखा पर लंब होती है। इसका मतलब ओपी भी लंब है एबी पर, ओपी तो लंब हो गया ये एबी पर, ओ डैश बी तो हमने जबरदस्ती मान रखा है, ठीक है। हमने ये माना था कि केंद्र से नहीं जा रहा वो लंब, अगर ओ डैश से जा रहा है तो स्पर्श बिंदु से जो लंब खींचा जाता है वो 90 अंश का कोण बनाएगा आधार से, तब ओ डैश पी लंब ए बी आया था, कोण ओ डैश पी बी 90 अंश आया था। यहाँ पर अब वृत्त का केंद्र ओ है और वृत्त के केंद्र ओ को जब स्पर्श बिंदु से मिलाते हैं, स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से, तो वो रेखा हमेशा स्पर्श रेखा पर लंब होती है, हमने प्रमेय पढ़ी है। तो यहाँ पर हमारा यह आ गया कि ओपी लंब है ए बी पर, ये भी आ गया। तो कोण ओ पी बी भी ये भी 90 अंश होगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 डाल दी मैंने। अब जरा समीकरण 1 और 2 को देखते हैं। दाएं पक्ष दोनों का 90 अंश है, इसका मतलब यह आया कि हमारा आंसर समीकरण 1 और 2 से ओ डैश कोण ओ डैश पी बी बराबर होगा कोण ओ पी बी। लेकिन ऐसा चित्र में देखिए आप, क्या ओ डैश पी बी चित्र में देखिए ये क्या ओ पी बी के बराबर ही है? नहीं है। चित्र में देखिए यहाँ पर हमें क्या दिखाई दे रहा है चित्र में कि ओ डैश पी बी जो कोण है वो ओ पी बी से छोटा दिखाई दे रहा है साफ, ठीक है। लेकिन समीकरण 1 और 2 से हमने देखा कि ये दोनों कोण बराबर आ रहे हैं, दोनों के बाएं पक्ष बराबर कर दिए थे हमने। कोण ओ डैश पी बी बराबर कोण ओ पी बी समीकरणों से आया है, लेकिन चित्र से देखने पर यह पता चल रहा है साफ साफ कि ओ डैश पी बी छोटा है किस कोण से? ओ पी बी से, ठीक है। तो ये दोनों कोण अगर समान आ रहे हैं हमारे समीकरण 1 और 2 से, ये समान तभी हो सकते हैं जब ओ डैश पी और ओ पी ये दोनों रेखाएं संपाती होंगी, एक के ऊपर एक होंगी, अर्थात ओ डैश बिंदु ओ पर ही होना चाहिए, तभी ऐसा हो सकता है। ये दोनों कोण बराबर तभी आएंगे, नहीं तो ये बराबर नहीं आएंगे। समीकरण 1 और 2 से आए हैं, ये बराबर हो रहे हैं तो ये बराबर तभी होंगे जब ओ डैश बिंदु भी ओ पर होगा, अर्थात ओ डैश पी रेखा और ओ पी रेखाएं संपाती होंगी। तो ओ डैश बिंदु कहाँ पर होना चाहिए? ओ पर। तो ओ डैश हमेशा ओ पर ही आएगा, अर्थात स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाएगा। अब बच्चों मैं अगला प्रश्न ले रहा हूं इस प्रश्नावली का 7वां प्रश्न। ये प्रश्न देखिए, 2 संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेमी और 3 सेमी है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती हो। मतलब यहां पर देखिए संकेंद्रीय वृत्त मैंने बताए थे परसों आपको, एक मैंने पीपीटी बना करके भेजी थी, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना के भेजा था मैंने एक, उसमें मैंने आपको सब ये चीज़ें मेन वृत्त की बताई हुई हैं, उनको आप देखिए अच्छे तरह से, मूल चीज़ें सब उसमें आ रही हैं। संकेंद्रीय वृत्त भी उसमें आया हुआ है। संकेंद्रीय वृत्त क्या होते हैं? एक से अधिक वृत्त जिनका केंद्र तो एक ही बिंदु होता है, एक ही बिंदु को केंद्र मानकर हम अलग अलग त्रिज्याओं के वृत्त खींचते हैं तो केंद्र तो एक आएगा, एक के बाहर इस तरह से वो वृत्त आते जाएंगे। ऐसे वृत्तों को संकेंद्रीय वृत्त कहते हैं जिनका केंद्र एक ही होता है लेकिन त्रिज्याएं अलग अलग होंगी, ठीक है। तो हमें यहाँ पर 2 मैंने चित्र बना रखा है, ये देखिए चित्र दिया हुआ है तुम्हें। संकेंद्रीय वृत्त दे रखा है, वृत्त का केंद्र O माना है, एक वृत्त अंदर छोटा वाला जिसकी त्रिज्या 3 सेमी दी हुई है, एक बड़ा वाला वृत्त जो है बाहर है उसकी त्रिज्या 5 सेमी चित्र में लिख भी दिया है। त्रिज्या माने केंद्र से परिधि तक की दूरी। तो यहाँ पर चलिए प्रश्न की बात करते हैं पहले। यहाँ पर यह कह रहा है कि बड़े वृत्त की एक जीवा, जो बड़े वृत्त के लिए तो जीवा है और छोटे वृत्त को स्पर्श कर रही है, मतलब छोटे के लिए वो स्पर्श रेखा हो जाएगी। बड़े वृत्त की जीवा है वो, छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है, उसकी लंबाई हमें निकालनी है। तो यहाँ पर बच्चों देखिए केंद्र O वाले 2 मैंने संकेंद्रीय वृत्त ले रखे हैं जिसमें बड़े वृत्त की त्रिज्या OA 5 सेमी हमें दी हुई है, छोटे वृत्त की त्रिज्या OP 3 सेमी हमें दी हुई है। केंद्र से परिधि तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर बड़े वृत्त की जीवा जो AB मैंने खींची है, देखिए चित्र में दे रखी है, AB जो जीवा है वो तो बड़े वाले वृत्त के लिए तो जीवा हो गई है, क्योंकि बड़े वाले वृत्त की परिधि पर एक बिंदु A है एक बिंदु B है, उनको मिलाया तो उनसे बनी रेखाखंड को जीवा कहते हैं। बड़े वृत्त के लिए AB जीवा हो गई, लेकिन यही AB जीवा अंदर वाले छोटे वृत्त को कहाँ पर स्पर्श कर रही है? P बिंदु पर। तो P स्पर्श बिंदु हो गया और
ये ए बी जो है, ए पी बी या ए बी जो है वो छोटे वृत्त के लिए स्पर्श रेखा होगी। हमें ए बी की लंबाई निकालनी है, ठीक है। अच्छा बच्चों, अब एक चीज देखिए, हमने पढ़ रखा है अभी कि स्पर्श बिंदु से खींची गई त्रिज्या वो हमेशा स्पर्श रेखा पर लंब होती है, अर्थात 90 अंश का कोण बनाती है स्पर्श रेखा के साथ। जब भी हम वृत्त के केंद्र को स्पर्श बिंदु से मिला देते हैं तो वो त्रिज्या हो गई। वो त्रिज्या हमेशा स्पर्श बिंदु से खींची गई त्रिज्या हमेशा स्पर्श रेखा के साथ समकोण बनाती है, 90 अंश का कोण बनाती है, लंब होती है उस पर। तो यहाँ पर ओपी लंब होगा ए बी पर, तो जब लंब है तो आधार पर 90 अंश का कोण बनेगा। इसका मतलब कोण ओ पी ए ये 90 अंश हो जाएगा। अब ये जो त्रिभुज बन गया हमारा, ये समकोण त्रिभुज हो गया। त्रिभुज ओ ए पी कैसा त्रिभुज हो गया? समकोण त्रिभुज, क्योंकि इसका एक कोण 90 अंश आ गया। अब हम इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। समकोण त्रिभुज ओ ए पी में पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग बराबर शेष दो भुजाओं के वर्गों का योग। कर्ण यहाँ पर 90 अंश के सामने की भुजा क्या है? ओ ए। तो ओ ए का स्क्वायर बराबर ओ पी का स्क्वायर प्लस ए पी का स्क्वायर। अब यहाँ मान आपको मालूम ही है, ओ ए मालूम है 5 है, ओ पी भी मालूम है 3 ये दिया है हमें, ए पी हमें मालूम नहीं है तो ए पी की जगह ए पी लिख देंगे, बाकी ओ ए की जगह 5 लिख दिया। 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर। अब स्क्वायर कर दीजिए, 5 का स्क्वायर 25 इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 प्लस ए पी स्क्वायर, ठीक है। जो चीज़ निकालनी होती है मैंने आपको बताया अज्ञात राशि वाले, उसको पूरे हम साइड को इधर लिख देते हैं लेफ्ट हैंड साइड में। तो यहाँ पर ए पी निकालना हो राइट हैंड साइड में, अभी पूरे लेफ्ट हैंड साइड को राइट में, राइट को लेफ्ट में लिख देते हैं। तो 9 प्लस ए पी स्क्वायर बराबर 25 ऐसा आ जाएगा। 9 का पक्षांतर कर दीजिए, राइट हैंड साइड में माइनस का हो जाएगा। ए पी स्क्वायर बराबर 25 माइनस 9, तो ए पी स्क्वायर बराबर बच गया हमारा 16। अब स्क्वायर हटाने के लिए लेफ्ट हैंड साइड में स्क्वायर रूट ले लेंगे बाईं तरफ, वर्गमूल दाईं तरफ सॉरी। तो ए पी बराबर आएगा वर्गमूल 16। 16 का वर्गमूल आप जानते हैं 4। ये प्लस का भी हो सकता है 4, माइनस का भी, लेकिन ये दूरी है, दूरी हमेशा धनात्मक होती है। तो ए पी बराबर धनात्मक लेंगे हम 4 सेमी, ठीक। ये क्या आया? ए पी का मान। अच्छा बच्चों, 9th में आपने एक प्रमेय पढ़ी, आप याद कीजिए। किसी भी वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, ये लंब है, यहाँ ओपी लंब है ए बी पर, ओ केंद्र है। किसी भी वृत्त की जीवा पर केंद्र से डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, ये हमने 9th में पढ़ा है। ओपी जहां काटेगा नीचे पी पर काट रहा है तो जीवा ए बी को 2 बराबर भागों में बांटेगा, अर्थात जो ए बी पूरा हिस्सा है, ए पी और पी बी बराबर होंगे, पी मध्य बिंदु आ जाएगा इनका, तो पूरा ए बी हम निकालना चाह रहे हैं तो ए पी का दुगुना होगा वो, अर्थात ए बी बराबर 2 इंटू ए पी। तो इसलिए ए बी बराबर 2 गुणा 4, ए पी हम निकाल चुके हैं, बराबर 8 सेमी। इसलिए जीवा ए बी की लंबाई हमने निकालनी थी, आ गई है, इसलिए जीवा ए बी की लंबाई बराबर 8 सेमी। अब अगला प्रश्न है बच्चों, 8वां प्रश्न। ये एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ए बी सी डी खींचा गया है। सिद्ध कीजिए ए बी प्लस सी डी बराबर ए डी प्लस बी सी। परिगत कहा गया है, परिगत माने बाहर से, वृत्त के परिगत माने वृत्त के बाहर। ये देखिए वृत्त, एक वृत्त बना रखा है मैंने ओ केंद्र वाला, इस वृत्त के बाहर से एक चतुर्भुज खींचा है ए बी सी डी, और ये चतुर्भुज क्या कर रहा है, इसकी भुजाएं ए बी भुजा पी पर वृत्त को स्पर्श कर रही है, इसकी बी सी भुजा क्यू पर स्पर्श कर रही है वृत्त को, इसकी सी डी भुजा आर पर स्पर्श कर रही है वृत्त को, और इसकी डी ए भुजा एस पर स्पर्श कर रही है, मैंने अंदर की तरफ लिख दिया है ऐसे वृत्त को। तो हमें यहाँ पर क्या प्रश्न में क्या दिया हुआ है, वो केंद्र वाला एक वृत्त है, ठीक है, उसके बाहर से या परिगत ए बी सी डी एक चतुर्भुज खींचा गया है। इस चतुर्भुज की जो ए बी बी सी डी और डी ए भुजाएं वृत्त को क्रमशः पी बिंदु पर, क्यू बिंदु पर, आर बिंदु पर और एस बिंदु पर स्पर्श करती हैं। हमें यहाँ पर सिद्ध करना है ए बी प्लस सी डी बराबर ए डी प्लस बी सी। तो बच्चों चलिए इसको हल करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, मैंने आपको बताया था स्पर्श रेखाओं के बारे में, अलग अलग 3 स्थितियां बताई थी। जब बिंदु वृत्त के अंदर होता है, कोई हमें दिया हुआ बिंदु, उससे हम कोई भी स्पर्श रेखा नहीं खींच सकते हैं। अगर बिंदु ठीक वृत्त की परिधि पर होता है या वृत्त पर होता है तो हम वहां पर केवल एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। और अगर बिंदु कोई भी बिंदु वृत्त के बाहर है, उस बाह्य बिंदु से हमेशा 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं वृत्त पर, और वो दोनों स्पर्श रेखाएं हमेशा बराबर होती हैं। तो इसी का प्रयोग यहाँ पर होगा, आप चित्र में देखना अच्छी तरह। मैंने आपको क्या बताया, किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं और जिनकी लंबाइयां समान होती हैं। ये मैंने प्रमेय बताई है, कल बताई थी आपको याद होगा, देखी होगी आपने।
मैंने यहाँ अभी किताब में तुम्हारे है, मैंने एक इसलिए कल आपको सॉल्व कराई, कुछ बच्चों के पास किताब नहीं होगी तो मैंने प्रमेय पूरी बता रखी है। तो यहाँ पर देखिए बाहर वृत्त के बाहर बिंदु क्या क्या है, एक बिंदु ए दिखाई दे रहा है चित्र में, देखिए एक बी दिखाई दे रहा है वृत्त के बाहर है, सी भी वृत्त के बाहर है, डी भी वृत्त के बाहर है, लेकिन पी क्यू आर एस वृत्त पर है, ध्यान दीजिए। तो जो ए बिंदु बाहर है वृत्त के, उससे दो स्पर्शरेखाएं कौन कौन सी गई हैं, एक पी पर छू रही है, ए से गई स्पर्शरेखा, एक एस पर छू रही है, दो स्पर्शरेखाएं ए पी और ए एस है। तो ये दोनों कैसी होंगी, बराबर लंबाई की, बाह्य बिंदु से खींची गई दोनों स्पर्शरेखाएं बराबर होती हैं। तो ये आ गया ए पी बराबर ए एस, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ऐसी बी बिंदु से देखिए दो स्पर्शरेखाएं, एक बी से पी तक गई, एक बी से क्यू गई, तो बी पी बराबर बी क्यू, इक्वेशन नंबर सेकेंड आ गई। सी बिंदु से दो कौन कौन सी हैं, सी आर और सी क्यू। अब आप पहले सी आर को लेना, क्योंकि जो आपने सिद्ध करना है, ध्यान दीजिए, ए बी प्लस सी डी लाना है। तो ए बी तो आपका आ जाएगा जो आपने ले लिया ए पी बराबर ए एस और बी पी बराबर बी क्यू करके, क्योंकि आपने ए पी एक तरफ बी पी एक तरफ ले लिया, तो दोनों को जोड़ेंगे ए बी बन जाएगा। अब हमारा प्लस सी डी लाना है, तो सी डी में पहले क्या आएगा, देखिए सी डी भुजा को देखिए, उसमें आर बिंदु आ रहा बीच में, तो पहले सी आर बराबर सी क्यू, ये ध्यान दीजिएगा इसका जरूर, ठीक है। तो बिंदु सी से दो हमारी स्पर्शरेखाएं होगी सी आर और सी क्यू, ये भी कैसी होंगी, बराबर, बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्शरेखाएं बराबर होती हैं। ऐसी डी बिंदु से, अब आप डी आर पहले लेंगे, ध्यान देना बाई तरफ, डी बिंदु से खींची गई डी आर और डी एस है, ये दोनों भी बराबर होंगी, तो डी आर बराबर डी एस। ये हमारी चार इक्वेशन बना दी हमने, ए पी बराबर ए एस को पहली इक्वेशन, बी पी बराबर बी क्यू को दूसरी इक्वेशन, सी आर बराबर सी क्यू को तीसरी इक्वेशन, डी आर बराबर डी एस को हमने चौथी इक्वेशन लिख दिया है। अब इन चारों इक्वेशंस को आप ऐड कर दीजिए, बाईं तरफ वाले बाईं तरफ जोड़ेंगे, दाईं तरफ वाले दाईं तरफ। तो बाईं तरफ पहले क्या था, पहली समीकरण में ए पी प्लस दूसरी समीकरण में बी पी प्लस तीसरी समीकरण में बाईं तरफ सी आर प्लस चौथी समीकरण में बाईं तरफ डी आर। तो ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस डी आर बाईं पक्ष में आ गई, बीच में बराबर आ गया। बराबर के बाद दाईं तरफ ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस, ठीक हो गया। अब बच्चों एक तरफ है, यहाँ बाईं तरफ तो ठीक क्रम आए हैं, पी वाले देखिए आप, ए पी बी पी, पी वाले एक साथ आ गए, सी आर डी आर, आर वाले एक साथ आ गए। दाईं तरफ देखेंगे आप, एक एस वाला शुरू में है, एक के साथ एस वाला, और डी एस वाला लास्ट में आ गया, तो पहले इनको हम क्रम से रख देते हैं। तो बाईं तरफ तो क्रम है ही, ए बी प्लस बी पी, मैंने इसके नीचे एक लाइन इसलिए खींच दी है कि इन दोनों को जोड़ के क्या बनना है चित्र में देखेंगे आप, ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस डी आर, इनके नीचे भी लाइन खींच दी, ये जोड़ के क्या बनना है चित्र से देखेंगे, बराबर। अब देखिए ए एस के साथ एस है बाद में, तो डी एस में एस है बाद में, तो उनको एक साथ लिख दिया, ए एस प्लस डी एस को एक साथ लिख दिया, आगे पीछे कर दिया, कोई फर्क नहीं। फिर प्लस बी क्यू लिख दिया प्लस सी क्यू, क्यू वाला बी क्यू के साथ आ गया, बी क्यू में भी क्यू है पीछे, सी क्यू में भी सी क्यू है, तो ये क्रम से लिख दिया हमने। इनके पीछे मैंने लाइनें इसलिए डाल दी हैं कि ये इन दोनों को जोड़ के आप देखिए जरा क्या बन रहा है चित्र में, आपका आंसर आ जाएगा। ए बी प्लस बी पी, देखिए आप चित्र में, इसको मिला करके ए बी बन गया, ए बी लिख दिया, सी आर प्लस डी आर, इनको मिलाइए सी से डी तक, सी डी बन गया, तो ए बी प्लस सी डी आ गया बाईं तरफ, बराबर ए एस प्लस डी एस को जोड़िए, क्या बन गया, ए डी, प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू जोड़िए, उनको जोड़ के मिल गया बी सी। तो आंसर आ गया हमारा ए बी प्लस सी डी बराबर ए डी प्लस बी सी। सरल है, ठीक है। लेकिन लिखने का क्रम मैंने आपको जो बताया था वही क्रम से लिखना। अगर आप जैसे ए पी बराबर ए एस, आपने ए एस बराबर ए पी लिख दिया और क्रम गड़बड़ा जाएगा। क्रम का ध्यान ये रखना, आपने आंसर क्या लाना आपको मालूम है, सिद्ध की जवाब प्रश्न है ए बी और सी डी लाने हैं। तो ए बी किन किन को जोड़ के आ रहा है वो वाले इससे बाईं तरफ, सी डी किन किन को जोड़ के आ रहा है उनको बाईं तरफ, ठीक। अगला प्रश्न देखिए, ये प्रश्न संख्या 9 है, ये भी बताता हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। संलग्न आकृति में चित्र दिया हुआ है, इसमें एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश ओ केंद्र वाले एक वृत्त की दो समांतर स्पर्श रेखाएं हैं, समांतर हैं दे रखी हैं, और स्पर्श बिंदु सी पर स्पर्श रेखा ए बी एक्स वाई को ए पर तथा एक्स डैश वाई डैश को बी पर प्रतिच्छेद करती है। तो सिद्ध कीजिए कोण ए ओ बी बराबर 90 अंश। ये प्रश्न मैंने बोल दिया है, चित्र दे रखा है इसमें, देखिए इसमें एक वृत्त दे रखा है मैं केंद्र ओ वाला, और उस वृत्त पर एक बिंदु पी पर स्पर्श रेखा एक्स वाई खींची है ऊपर, और नीचे बिंदु क्यू पर स्पर्श रेखा एक्स डैश वाई डैश खींची है, मतलब पी स्पर्श बिंदु है, क्यू भी स्पर्श बिंदु है। एक स्पर्श बिंदु दाएं तरफ ले रखा वृत्त में सी से स्पर्श रेखा खींची है ए बी, ठीक है। यह स्पर्श रेखा
एक्स वाई को ऊपर ए पर बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है और एक्स डैश वाई डैश को नीचे बी बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो ये दिया है आगे आपका वो केंद्र वाले वृत्त की दो समांतर रेखाएं दिया है आगे एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश हैं जो कि वृत्त की किसी वृत्त की के बिंदु पी पर स्पर्शिकाएं हैं। ठीक है, पी पर और क्यू पर सॉरी स्पर्शिकाएं हैं। वृत्त के बिंदु सी पर एक स्पर्शिका ए बी खींची गई है। ठीक, हमें सिद्ध क्या करना है, कोण ए ओ बी बराबर 90 अंश। अब बच्चों थोड़ा सा जो चित्र हमें दिया है उसमें मैंने काली लाइन से थोड़ा एक रचना कर दी है। देखिए ओ से सी को मिला दिया है। इसकी जरूरत क्यों पड़ी, इसकी जरूरत इसलिए पड़ी, पहले हमारे पास 3 त्रिभुज थे, बीच में पूरा एक बड़ा त्रिभुज आ रहा था, वही हमें लाना है 90 डिग्री। उस त्रिभुज को 2 भागों में हमने बांट दिया, 4 त्रिभुज हो गए हमारे पास। अब हम 2 त्रिभुज ऊपर वाले 2 त्रिभुज नीचे वाले पहले इनमें देखेंगे क्या ये सर्वांगसम है नहीं है, तब हम इसको सिद्ध करेंगे। तो रचना लिख दी मैंने, बिंदु ओ से बिंदु सी को मिला दिया या ओ सी को मिला दिया। ठीक है, अब हल बता रहा हूँ, ध्यान दीजिए। यहाँ पर हमें जो दोनों स्पर्शरेखाएं हैं एक्स वाई तथा एक्स डैश वाई डैश, ये समांतर स्पर्शरेखाएं हैं और ये वृत्त को कहाँ कहाँ पर स्पर्श कर रही हैं, बिंदु पी पर और क्यू पर। एक्स वाई पी पर स्पर्श कर रही है वृत्त को और एक्स डैश वाई डैश क्यू पर स्पर्श कर रही है। ऐसे ही बिंदु सी दिया है वृत्त की परिधि पर एक, वहाँ से एक स्पर्श रेखा हमने ए बी खींची है जो एक्स वाई को ए पर प्रतिच्छेद कर रही है और एक्स डैश वाई डैश को बी पर प्रतिच्छेद कर रही है। ठीक है, अब हम जानते हैं बाहरी बिंदु से खींची गई स्पर्शरेखाएं बराबर होती है, अभी बताया मैंने इससे पहले सवाल में। अब ए बिंदु इस वृत्त के बाहर है ना, तो इस ए बिंदु से 2 स्पर्शरेखाएं गई हैं ए पी और ए सी। तो ये कैसी होंगी, दोनों बराबर, ए पी बराबर ए सी या ए सी बराबर ए पी। ये आप याद रखना, अभी आगे काम आएगा। मतलब ए पी और ए सी बराबर है या ए सी और ए पी बराबर है, क्योंकि बाह्य बिंदु ए से खींची गई 2 स्पर्शरेखाएं हैं ये, और बाह्य बिंदु से खींची गई दोनों स्पर्शरेखाएं आपस में बराबर होती हैं। इसी प्रकार बिंदु बी को देखिए जरा, बी से भी 2 स्पर्शरेखाएं गई हैं, बी क्यू और बी सी, ये भी आपस में बराबर होंगे। बाह्य बिंदु से खींची गई दोनों स्पर्शरेखाएं बराबर होती हैं, बी क्यू बराबर बी सी या बी सी बराबर बी क्यू। अब हमारे पास जो मैंने ओ सी को मिलाया तो 4 त्रिभुज हमें प्राप्त हो रहे हैं, 2 ऊपर और 2 नीचे। तो ऊपर वाले दो त्रिभुज हैं उनमें देखते हैं जरा अपन हम, इनके नाम क्या है, त्रिभुज ओ ए सी और त्रिभुज ओ ए पी में। त्रिभुज ओ ए सी और त्रिभुज ओ ए पी में क्या ये सर्वांगसम हो रहा है। जरा एक चीज देखिए, अभी हमने सिद्ध किया है ए सी बराबर ए पी, ये तो अभी हमने निकाला ही है। इसको मैंने ब्रैकेट में ज्ञात है लिख दिया क्योंकि हमने ज्ञात किया है। वैसे आप इसको ब्रैकेट में ये भी लिख सकते हैं कि बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्शरेखाएं बराबर होती हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, ओ ए बराबर ओ ए आपको मालूम ही है, ओ ए उभयनिष्ठ है, दोनों के लिए बराबर होगा। और ओ सी और ओ पी भी आपस में बराबर है। ओ सी क्या है, इस वृत्त की त्रिज्या है, ओ पी भी क्या है, वृत्त की त्रिज्या है, केंद्र से परिधि तक की दूरी। एक ही वृत्त की त्रिज्याएं कितनी भी खींच दो आप, असंख्य होती हैं, वो सब बराबर होती हैं। तो ओ सी बराबर ओ पी, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं, इसलिए एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाएं संगत भुजाएं बराबर आ रही हैं। तो एस 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 कसौटी से ये 2 त्रिभुज सर्वांगसम हो गए, इसलिए त्रिभुज ओ ए सी सर्वांगसम त्रिभुज ओ ए पी। जब 2 त्रिभुज सर्वांगसम हो जाते हैं तो उनके संगत कोण आपस में बराबर, उनकी संगत भुजाएं आपस में बराबर होती हैं सीपीसीटी से। ठीक है, सीपीसीटी मीन्स करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स। तो उनके संगत कोण से मतलब है यहाँ पर, इसलिए कोण ए ओ सी बराबर होगा कोण ए ओ पी, केंद्र पर बना कोण ए ओ सी। ठीक है, पहले त्रिभुज में, वैसे दूसरे वाले त्रिभुज में कोण ए ओ पी, ये संगत कोण है, आपस में बराबर हो गए। कोण ए ओ सी बराबर कोण ए ओ पी, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल दिया हमने। अब नीचे के 2 त्रिभुज लीजिए, त्रिभुज ओ बी सी तथा त्रिभुज ओ बी क्यू में। यहाँ पर भी अभी हमने निकाल रखा है बी सी और बी क्यू बराबर है, बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्शरेखाएं है। ठीक है, तो पहला तो यही आ गया, बी सी एक त्रिभुज की भुजा है, बी क्यू दूसरे त्रिभुज की भुजा है, तो बी सी बराबर बी क्यू, ये हमें अभी हमने निकाला है कि बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्शरेखाएं बराबर होती हैं, मैंने ज्ञात है लिख दिया है। और ओ बी देखिए उभयनिष्ठ है, ओ बी बराबर ओ बी उभयनिष्ठ है दोनों में, इसलिए बराबर है। और ओ सी बराबर ओ क्यू, वही बात आ गई, ओ सी त्रिज्या है, ओ क्यू भी त्रिज्या है, एक ही वृत्त की त्रिज्या है। तो यहाँ पर भी ऐसे कसौटी से हमारे 2 त्रिभुज सर्वांगसम हो गए हैं। तो त्रिभुज ओ बी सी सर्वांगसम त्रिभुज ओ बी क्यू। ठीक, तो इनके भी संगत कोण बराबर होंगे सीपीसीटी से, क्योंकि सर्वांगसम हो गए। इसलिए कोण बी ओ सी, केंद्र से बने कोण का मतलब है हमारा बस, इसलिए और भी कोण बराबर होंगे, हमें केंद्र के कोण चाहिए इसलिए हम केंद्र के कोण ले रहे हैं। इसलिए कोण बी ओ सी बराबर कोण बी ओ क्यू, ये हमने इक्वेशन नंबर 2 डाल दी। ठीक है, अब जरा पी ओ क्यू रेखा को देखिए आप चित्र में, एक सरल रेखा है, सीधी रेखा है,
और सीधी रेखा के एक ही और कितने भी कोण बना दें हम एक और, उनका योग 180 अंश होता है। आप जानते हैं सरल कोण, ऋजु कोण। तो ये लेकिन 4 कोण बनने हैं ऊपर की तरफ, एक तरफ दाईं तरफ देखिए 4 कोण, 4 भागों में बढ़ गया वो कोण पूरा। ए ओ पी ओ क्यू जो रेखा है वो 4 कोण बनने हैं उस पर, एक दिशा से दूसरी दिशा की तरफ। कौन कौन से बन रहे हैं? कोण एओपी, कोण एओसी, कोण बीओसी, कोण बीओक्यू। अगर हम चारों को जोड़ दे तो कितना होगा इनका योगफल? 180 अंश। तो हमने लिख दिया कोण एओपी धन कोण एओसी धन कोण बीओसी धन कोण बीओक्यू बराबर 180 डिग्री। अब लेकिन समीकरण 1 में देखिए आप, समीकरण 1 में हमें एओसी और बीओसी लेने हैं, केवल ये ध्यान देना आप। एओपी बराबर एओसी आया है या एओसी बराबर एओपी आया है, मतलब एओसी एओपी के बराबर है या एओपी एओसी के बराबर है, मतलब हम एओपी की जगह एओसी लिख देंगे। ठीक है। फिर हमने दूसरे 2 त्रिभुज जो सर्वांशम किए तो उसमें क्या आया है? कोण बीओसी बराबर बीओक्यू। तो जहां पर बीओक्यू आएगा हम वहां पर बीओसी लिख सकते हैं। तो इस यहाँ पर रख दीजिए। अब कोण एओसी पहला एओपी था, कोण एओपी की जगह एओसी लिख दिया मैंने कि एओपी और एओसी बराबर है। कोण एओसी प्लस दूसरा एओसी ऐसी लिख दिया, धन बीओसी ऐसी उतार दिया, धन लास्ट में बीओक्यू था। बीओक्यू किसके बराबर है? बीओसी के बराबर। तो वहाँ पर हम बीओसी ही लिख दे रहे हैं बराबर 180 डिग्री राइट हैंड साइड में। अब एओसी कितने हो गए गिनिए आप? 2 हो रहे हैं। तो 2 कोण एओसी धन 2 कोण बीओसी बराबर 180 अंश। 2 को कॉमन ले लीजिए, बाई तरफ दोनों में आ रहा है 2, 2 कॉमन लिया तो अंतर बच गया कोण एओसी प्लस कोण बीओसी ब्रैकेट के अंदर बराबर 180। जो ब्रैकेट के बाहर 2 गुणों वाला है उसको हम राइट हैंड साइड में लाएंगे तो बट्टे में आ जाएगा। ठीक है, डिनोमिनेटर में आ गया। तो कोण एओसी धन कोण बीओसी बराबर आ गया 180/2। 2 से 180 आपका 90 बार कट गया। तो कोण एओसी धन कोण बीओसी बराबर आ गया हमारा 90 अंश। अब चित्र में देखिए जरा, कोण एओसी धन कोण बीओसी, इन दोनों कोणों को जोड़ें तो कौन सा बन रहा है? एओबी। तो हम कोण एओसी धन कोण बीओसी की जगह कोण एओबी लिख देंगे, इसलिए कोण एओबी बराबर 90 डिग्री। यही हमें सिद्ध करना था। तो बच्चों और प्रश्न आगे को बनाइए, आप प्रयास कीजिए। अगर कोई प्रश्न नहीं आता है या आपने पिछली प्रश्नावली का भी कोई प्रश्न पूछना है तो आप ग्रुप में शेयर करके उसे अवश्य पूछिए और बढ़िया ढंग से सवालों को हल कीजिए।